Good afternoon everyone. Welcome in the next lecture. Today we will study about remaining physical chemical properties that related to the biological activity. तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन कोफिशिएंट, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन प्रोटीन बाइंडिंग. द फर्स्ट वन इज़ दी पार्टीशन कोफिशिएंट. तो पार्टीशन कोफिशिएंट आपने फिजिकल फार्मेसी में भी पहले पढ़ा होगा. पार्टीशन कोफिशिएंट में क्या होगा कि कोई सबसे पहले टू वर्ड से मिलके बने पार्टीशन. फर्स्ट वर्ड है पार्टीशन. तो पार्टीशन क्या हुआ कि टू इक्वल हाफ्स में कोई चीज़ है या कोई मॉलिक्यूल है, ड्रग का मॉलिक्यूल है या कोई कंपाउंड है, वो टू इक्वल हाफ्स में उसको डिवाइड करना. ठीक है, उसके आगे टू पार्ट्स, तो वो क्या होगी उसकी पार्टीशन. ठीक है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन फेज टू अनदर इज कॉल्ड पार्टीशन. क्या हुआ, एक फेज में क्या थी उसकी कंसंट्रेशन हायर थी, उसकी क्या हुई अदर फेज में मूवमेंट हुई, तो वो क्या होगा इक्विलिब्रियम तक कब आएगा जब इक्वल दोनों फेसेस में क्या इक्वल कंसंट्रेशन आ गई उस मॉलिक्यूल की. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों फेसेस में उसकी मूवमेंट हुई तो वो क्या हुई उसकी पार्टीशन होगी. ठीक है, इफ़ टू इमिसिबल फेसेस आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कि हमारे पास दो इमिसिबल क्या हो गया जो आपस में मिक्स नहीं होंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑयल प्लस वाटर. ठीक है, या फिर एक्वस फेज प्लस ऑर्गेनिक फेज. ठीक है, वो भी आपस में क्या होंगे मिसिबल नहीं होंगे. एडजेसेंट टू ईच अदर, दोनों फेसेस को ले लिया. द सोल्यूट विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ. हमने क्या करा उन्हीं फेसेस के टॉप से हमने उसमें सोल्यूट या सॉल्ट फॉर्म में या कोई भी सोल्यूट उसमें ऐड करा. उसने क्या करा इटसेल्फ, उसने दोनों फेसेस में खुद को मिसिबल कर लिया. ठीक है, जो वो फेसेस थे जो हमने सॉल्वेंट सिस्टम लिया वो आपस में इमिसिबल है, बट सोल्यूट जो भी हम उसमें ऐड करेंगे वो क्या होगा उन दोनों फेसेस में मिसिबल है. ठीक है, तो वो क्या करेगा अपने आप ही दोनों फेसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, इक्वली उसमें सॉल्युबल हो जाएगा और एक इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो जाएगा. ठीक है, कि जितनी कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट की वन फेज में है सेम उतनी ही कंसनट्रेशन जो है उसकी सेकेंड फेज में है. ठीक है, देन उनका इक्विलिब्रियम तब तक रिमेन्स रहेगा जब तक क्या होगा कि हम फर्दर किसी दोनों फेस में से कोई अदर सब्सिट्यूएंट सॉल्यूट ना ऐड कर दें. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास फेज़ 1 था एंड फेज़ 2 है, उसमें हमने ऐड कर दिया शुगर को, तो शुगर क्या हुई इक्वली दोनों फेजेस में डिज़ोल्व होगी. ठीक है, तो उन्होंने क्या कर लिया इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, पर इक्विलिब्रियम उनका तब तक अटेन रहेगा जब तक हम फर्दर कोई और सोल्यूट ना ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिक फेज़ है, जो फेज़ 1 था उसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया. ठीक है, सॉल्ट ऐड करने से क्या हुआ जो फर्स्ट वाला फेज़ है उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि उनका इक्विलिब्रियम जो वो सेम नहीं रहा. ठीक है, व्हेन ए सब्सटेंस इज एडेड इन एक्सेस क्वांटिटी इन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स, क्या बोल रहे हैं कि जब क्या करेंगे हम एक्सेस में सॉल्यूट को ऐड करेंगे इन टू इमिसिबल सॉल्यूट्स, इट डिस्टर्ब इटसेल्फ बिटवीन टू लिक्विड फेज सो दैट ईच बिकम सैचुरेटेड. जैसे जब भी हम क्या करते हैं एक तो नॉर्मल हमने शुगर ऐड करी है टू फेसेस में. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा आ गया फर्स्ट फेज़, यहाँ पे आ गया सेकंड फेज़. हमने क्या करा सॉल्यूट ऐड करे यहाँ पे, तो दोनों में क्या था दोनों ने एक दूसरे को मिसिबल बना लिया. ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए. क्या था एक फेज़ है जिसमें हमने क्या करा सॉल्यूशन 1 भी ऐड कर दिया, सॉल्वेंट 2 भी ऐड कर दिया. ठीक है, दो सॉल्वेंट लिए हमने, सॉल्वेंट 1 आ गया ऑर्गेनिक फेज, सॉल्वेंट 2 आ गया एक्वस फेज. तो दोनों फेजेस हम ऐड कर दिए हमने यहाँ पे, पर दोनों क्या होंगे इमिसिबल होंगे, तो दोनों की क्या होगी अलग अलग लेयर्स होंगी. एक जो है अलग से पार्टीशन शो करेगा और नीचे वाला एक्वस शो करेगा. ठीक है, हमने क्या करा इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया. जैसे सॉल्यूट ऐड होगा तो वह दोनों में क्या करेगा पूरे इमिसिबल सोल्यूशन में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो वो क्या होगा हमारा इक्विलिब्रियम जो वो अटेन्ड हो जाएगा. ठीक है, अब फर्दर क्या करेंगे यहाँ से हमने एक और सोल्यूट ऐड कर दिया, तो जब हम फर्दर सोल्यूट ऐड करेंगे तो इन दोनों का इक्विलिब्रियम जो पहले सेट हुआ था वो डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये कि जैसे हमने इसमें सोल्यूट ऐड करा सेम
सेम सोल्यूट हम फिर फर्दर ऐड करते गए तो उसमें क्या हुआ, एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगी, जिसके बाद फर्दर हम उसमें कोई अदर सोल्यूट जो ऐड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन भी जब प्रिपेयर करते हैं तो उसमें भी क्या होता था कि स्मॉल सोल्यूट ऐड करा है सॉल्वेंट में तो सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया, पर हम एक्सेस में जब अमाउंट हम सोल्यूट का ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, एक सेचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर कर देता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, इस पार्टीशन कोफिशिएंट को हम डोनेट करते हैं बाय log p। इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है, पार्टीशन कोफिशिएंट दैट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, किसकी रेशियो है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, जिसको हम बोल रहे थे इस पहले सोल्यूट। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग बिटवीन ऑर्गेनिक फेज एंड एक्वस फेज। जो 2 फेज की बात कर रहे थे वो आ गया एक ऑर्गेनिक फेज और एक आ गया एक्वस फेज। ठीक है, जो हम सोल्यूट ऐड कर रहे थे वो यहाँ पे आ गई ड्रग, और ड्रग कौन सी फॉर्म में है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में। अनआयनाइज्ड फॉर्म में ड्रग है, मीन्स वो क्या है, कौन से नेचर की हुई, लिपोफिलिक नेचर की। अनआयनाइज्ड मीन्स वो फर्दर आइंस में ब्रेक डाउन नहीं हुई है। ठीक है, अनआयनाइज्ड फॉर्म आ गई लिपोफिलिक नेचर की। ठीक है, तो यही लिपोफिलिक नेचर की ड्रग जो है इन दोनों फेसेस में, ऑर्गेनिक फेस में भी और एक्वस फेस में भी डिजॉल्व होंगे। ठीक है, बट ऑर्गेनिक फेस और एक्वस फेस आपस में क्या है, इमिसिबल। ठीक है, तो इन्हीं की रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं बाय इन पार्टीशन कोफिशिएंट में, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय log p के साथ। ठीक है, क्या फॉर्मूला इसका, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, कौन सी ड्रग ली है, अनआयनाइज्ड, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन एक्वस फेज, देन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिक फेज, देन एक्वस फेज। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन एक्वस फेज। ठीक है, log p इज द सोल्यूट हैज़ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इन 2 फेसेस। तो log p क्या होगी, इन दोनों फेसेस में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, तो log p क्या हुआ, इन दोनों फेसेस में सोल्यूट की कंसंट्रेशन या उस ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट। मतलब पार्टीशन मतलब ड्रग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा या 2 फेसेस में डिस्ट्रीब्यूट करा, देन उसकी हमने कंसंट्रेशन को चेक करा। ठीक है, और इसको डोनेट करा हमने बाय दी log p। नेक्स्ट इज, यहाँ पे एक एग्जांपल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर हम लेते हैं 1 ऑक्टेन, एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको। हमने लिया है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, देन एक एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्वेंट तो हमारे पास इजीली अवेलेबल होता है वाटर, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एक यहाँ पे एग्जांपल है 1 ऑक्टेनॉल। ठीक है, ऑक्टेनॉल क्या अल्कोहलिक कंपाउंड है, तो वो क्या हुआ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमने क्या करा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डिजोल्व करा सेपरेटिंग फनल में, एंड एक्वस को भी ऐड कर दिया सेपरेटिंग फनल में। यहाँ से हमने ऐड कर दी अपनी ड्रग। ठीक है, जो भी अनआयनाइज्ड फॉर्म की ड्रग है उसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, सेपरेटिंग फनल में, देन हमने उसको शेक करा। शेक करने के बाद क्या होगा, हमारे पास सेपरेटिंग 2 लेयर्स बन जाएंगी। इस वाले डायग्राम में दिख रही है, यहाँ पे बीच में जो है एक 2 फेजेस बन गए हैं। तो जो एक्वस फेज होगा वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो पहले नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, देन हमारा ऑर्गेनिक फेज। ठीक है, फिर दोनों को हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनल से यहाँ इसको स्टॉपर यहाँ पे लगा है, स्टॉपर को ऑन करके हम अलग अलग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में उसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्या करा हमने, क्या करा, सेपरेटिंग फनल ली, सेपरेटिंग फनल में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी ऐड करा एंड एक्वा सॉल्वेंट भी ऐड करा, प्लस उसमें हमने अपनी ड्रग को भी ऐड करा। ठीक है, शेक करा, दोनों में ड्रग क्या हुई, सोल्युबल होगी, दोनों में मिक्सड होगी। देन हमने क्या करा, इसको कुछ टाइम के लिए सेपरेटिंग फनल को हैज़ इट इज़ छोड़ दिया। ठीक है, तो थोड़ी देर में क्या होगा, दोनों जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और एक्वा सॉल्वेंट हमने लिया था वो दोनों फेजेस जो हो सेपरेट आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो जब वो सेपरेट होंगे तो हमें डिफरेंट लेयर्स दिखेंगी। यहाँ पे दिख रही है, एक डार्क सी है, एक लाइट कलर की है। ठीक है, तो एक वो क्या होंगी, अलग अलग लेयर में हमें दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो तब क्या करेंगे, फिर यहाँ से स्टॉपर ओपन करके हम उनको अलग किसी बीकर या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में कलेक्ट कर लेंगे। इनको कलेक्ट करने के बाद अब क्या हुआ, यहाँ पे आ गया हमारे पास
ड्रग इन ऑक्टेनॉल एंड ड्रग इन वाटर एक्वस फेस, दोनों की अलग अलग कैलकुलेट कर ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फर्दर स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड से ड्रग की कंसंट्रेशन को चेक कर लेंगे। बाय द HPLC UV से हम ड्रग की कंसंट्रेशन कि कौन से बायलेस ऑर्गेनिक फेस में या एक्वस फेस में हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा थी, किस में कम थी, या इक्वल है या कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो यही सारा कहाँ से हम कंसंट्रेशन पता चल जाएगी, दोनों की वैल्यूज़ आएंगी, वहाँ से क्या हम फर्दर log P कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिक फेस एंड एक्वस फेस। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगी log P की वैल्यू। log P क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट। क्लियर है। नेक्स्ट इज log P। अब यही पार्टीशन कोफिशिएंट हमारी हर एक ड्रग का अपना अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन सुना होगा, उसी का एक डेरिवेटिव है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ठीक है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और इसकी log P वैल्यू है -1.12। अब इसकी log P की वैल्यू जो वो माइनस में जा रही है। ठीक है, अब सल्फा डायजीन, सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स 0.12। एस्प्रिन क्या है, होती है एसिडिक नेचर की ड्रग है तो उसकी है 1.19। बेंजाइल पेंसिलिन तो सुना होगा, पेंसिलिन के इंजेक्शंस होते हैं, तो वही हमारी सिंथेटिक फॉर्म की पेंसिलिन का एग्जांपल है बेंजाइल पेंसिलिन, दैट इज़ 1.83। टमेज़ेपाम 2.18। लिडोकेन हमारा एनेस्थीसिया है 2.26। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हर एक ड्रग का अपना एक पार्टीशन कोफिशिएंट है। ठीक है, जिसको डोनेट करें log P के साथ, और उन सब की अपनी एक वैल्यू होगी। अब इस वैल्यू से क्या हमें पता चलता है, एक तो हमें पता चलता है कि उनकी रेशियो कितनी थी ऑर्गेनिक फेस में एंड एक्वस फेस में, और फर्दर हमें उससे डिटरमाइन होगा कि हमारी ड्रग लिपोफिलिक नेचर की है या एक्वस नेचर की ज़्यादा थी। अगर ड्रग जो है की कंसंट्रेशन जो है ऑर्गेनिक फेस में ज़्यादा आती है तो मीन्स हमारी ड्रग जो है वो एक्वस फेस में कम सॉल्युबल है। ठीक है, क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक फेस में हमारी ड्रग जो है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी ड्रग जो वो लिपोफिलिक नेचर की है। ठीक है, अगर लिपोफिलिक नेचर की ड्रग है तभी वो क्या है हमारे उस ऑर्गेनिक फेस में ज़्यादा सॉल्युबल है। अगर ड्रग इनकेस ड्रग एक्वस फेस में ज़्यादा सॉल्युबल है तो हम बोल सकते हैं कि हमारी ड्रग जो हाइड्रोफिलिक नेचर की है। ठीक है, अब log P की वैल्यू तो हमने देख ली। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं log P। नेगेटिव log P वैल्यू जब भी किसी कंपाउंड की आएगी विथ ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन वाटर देन नॉन पोलर ऑर्गेनिक फेस। अब हमने पीछे पढ़ी थी कि उसमें क्या था, जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है उसकी log P वैल्यू थी -1.12। 1.12 उसकी log P वैल्यू है, माइनस में थी, तो वो क्या हमें इंडिकेट करता है कि जो हमारी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है वो हमारी वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है, मींस हमारे एक्वस फेस में ज़्यादा सॉल्युबल थी। तो एक्वस फेस में ज़्यादा सॉल्युबल है मींस वो जो भी पोलर नेचर के सॉल्वेंट्स अवेलेबल हैं उन सब में वो ज़्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, तो उसकी प्रोटीन बाइंड जो फर्दर वो बाइंडिंग करेगी रिसेप्टर के साथ वो भी उसकी अच्छी होगी, और कहाँ से करेगी, जो उसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड होगा। ठीक है, तो वो हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग शो करेंगे। नेक्स्ट आया जो कंपाउंड पोलर हैज़ सॉल्वेटेड इन एक्वस मीडिया बट डिफ्यूज्ड पूरली इन लिपिड रिच मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि जो कंपाउंड फर्स्ट स्टेप में क्या था कि हमारी ड्रग जो है जिसका नेगेटिव में log P वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वाटर सॉल्युबल होगी। ठीक है, अब ये नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है कि जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होंगी वो हमारे लिपिड में कम सॉल्युबल होंगी। ठीक है, तो ड्रग वाटर सॉल्युबल है तो वो मींस वो लिपिड सॉल्युबल नहीं है, तो वो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, और यही बोला उन्होंने डिफ्यूज पुअरली इन लिपिड रिच मीडिया। लिपिड रिच हो गया जो लिपिड से बनी हुई मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, उसकी डिफ्यूज़न जो है पुअरली होगी। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड है पुअर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द GIT ट्रैक, और उन्हीं कंपाउंड की क्या होगी, एब्जॉर्प्शन भी पुअर होगी, पुअर नेचर की एब्जॉर्प्शन होगी उनकी
फ्रॉम द GIT ट्रैक। जब वो GIT में जाके सोलबलाइज होगी, डिसइंटीग्रेट हो रही है, डिसइंटीग्रेशन के बाद वहाँ पे क्या डिज़ोल्व हो रही है, वो सोलबलाइज हो रही है, तो फर्दर वहाँ से क्या होना, उसको ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्प्शन होनी थी उसकी। तो उसकी यहाँ GIT में उसकी जब जैसे वो पास करेगी GIT मेम्ब्रेन्स को, तो वहाँ पे क्या है, GIT मेम्ब्रेन्स होंगी लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। तो बट हमारी ड्रग क्या है, वहाँ पे वाटर सॉल्युबल, तो वो उन GIT की जो लेयर्स है, मेम्ब्रेन्स है, उनको ईजिली पास नहीं कर पाएगी, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल अगर log P हमारा ग्रेटर देन 1 है, log P की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो मीन्स हमारी ड्रग क्या है, लिपोफिलिक नेचर की है, ठीक है। एंड log P इज़ लेस देन 1 आ गया 0.9 0.8 या नेगेटिव है तो मीन्स हमारी ड्रग क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, वो हमारी वाटर सॉल्युबल नेचर की है, ठीक है। लिपोफिलिक मीन वो लिपिड में सॉल्युबल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेबल है, टेबल से भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे log P का एक चार्ट बना है, यहाँ पे उन्होंने लिया है -1 to 2 तक का, ठीक है, एंड 2 से 4 एंड 4 to 6 तक की वैल्यूज़ ली हैं log की। तो इन्होंने कंसीडर करा है जो भी -1 से लेकर 2 तक जितने भी हमारी कंपाउंड ड्रग्स हैं या उनकी log P की वैल्यू इस रेंज के बीच में आती है, तो वो क्या होंगी, पोलर कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। ड्रग क्या होगी, पोलर नेचर की होगी। पोलर नेचर की है तो वो मीन्स एक्वस सॉल्युबल है, एक्वस सॉल्युबल है तो उसकी सॉल्युबिलिटी एक्वस में अच्छी है, ठीक है। पुअर लिक्विड सॉल्युबिलिटी, लिक्विड सॉल्युबिलिटी इन्होंने बोला है इसमें एक्वस ऑर्गेनिक फेज को, ठीक है, या फिर लिपोफिलिक नेचर को, ठीक है, कि मीन्स वो एक्वस में तो सॉल्युबल है बट लिक्विड में, या फिर जिसको क्या बोल दिया ऑर्गेनिक फेज, या फिर लिपोफिलिक नेचर, उसमें अगर ऐसा कोई हमारे पास सॉल्वेंट सिस्टम है तो उसमें क्या है, वो पुअर सॉल्युबल होगी, ठीक है। देन इस टाइप की ड्रग्स होती है तो उनकी एब्जॉर्प्शन भी क्या होती है, वो पुअर नेचर की होती है, और एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी उनकी तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये सारी ड्रग क्या होंगी, पोलर नेचर की, और पोलर नेचर की है तो मीन्स वो एक्वस सॉल्युबल है, एक्वस सॉल्युबल है तो मीन वो ऑर्गेनिक फेज में इनसॉल्युबल है, ठीक है। ऑर्गेनिक फेज में इनसॉल्युबल है मीन्स वो हमारी लिपिड लेयर्स को पास नहीं कर पाएगी। जब पास ही नहीं कर पाएगी तो ना ही उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, ना ही फर्दर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है 2 to 4.5 तक, ठीक है, log P की वैल्यू। अब इस रेंज में जो भी कंपाउंड्स जिनकी वैल्यू log P की इस रेंज के बीच में आती है तो वो कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा है, इसमें उसकी स्टडी करते हैं। द कंपाउंड ऑफ इंटरमीडिएट पोलैरिटी, ना ही वो क्या होंगे ज़्यादा पोलर नेचर के हैं, ना ही वो नॉन पोलर नेचर के कंपाउंड्स होंगे। गुड बैलेंस बिटवीन एक्वस एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी, ठीक है, मीन्स वो एक्वस में भी सॉल्युबिलिटी उसकी गुड है एंड लिपिड में भी गुड है, ठीक है, मतलब 50-50 है, ठीक, कम्प्लीटली नहीं होगी बट हाँ सॉल्युबल होगी, ठीक है। अगर उसकी क्या है, एक्वस में भी सॉल्युबल है, लिपिड में भी सॉल्युबल है, तो लिपिड की सॉल्युबिलिटी की वजह से उसकी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी होगी, ठीक है। तो 2 to 4.5 की रेंज के जो कंपाउंड्स हैं जिनकी log P वैल्यू इस रेंज के बीच में आती है, वो कंपाउंड्स क्या होंगे, उन कंपाउंड्स की जो पोलैरिटी है वो इंटरमीडिएट रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी एक्वस एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी भी गुड रहती है, और लिपिड सॉल्युबिलिटी गुड रहने की वजह से उनकी एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 4.5 से लेके 6 की रेंज। अब इसमें क्या होते हैं, इसमें आते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स, मीन जो प्योरली क्या होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या लिपिड वाले सॉल्वेंट्स होंगे, ठीक है। और उनकी क्या होगी, अगर लिपिड नेचर के हैं, नॉन पोलर नेचर के हैं, तो उनकी सॉल्युबिलिटी इन एक्वस 0 होगी, पुअर सॉल्युबल होंगे, एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वेरी गुड, और ड्यू टू दिस लिपिड सॉल्युबिलिटी उनकी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी होंगी। बट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है, तो उनकी बाइंडिंग नेचर भी ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, रिसेप्टर के साथ या प्रोटीन के साथ हमारे सेल में ईजिली पास कर जाएंगे। तो जब वो सेल में ईजिली पास कर जाएंगे तो उनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होगी, तो वो ज़्यादा टाइम तक हमारी बॉडी में बाइंड करके रहेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी एक्सक्रीशन जो है वो स्लोली होगी, क्योंकि वो लिपोफिलिक नेचर की है,
ठीक है, वो और ईजिली हमारी सेल की लेयर को पास कर रही हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग एक्सक्रीशन क्या होगा, हमें एक्वस फेस चाहिए, ठीक है, तभी हमारे क्या होगा, किडनी से फिल्टर आउट होगा, फिर वो यूरिन के थ्रू वहाँ से एक्सक्रीट आउट होंगी। तो उस केस में हमें क्या चाहिए, वो एक्वस फॉर्म में चाहिए, हमें आयनाइज्ड फॉर्म में चाहिए। जब हमने किडनी का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो उसमें क्या होता है कि आइंस, डिफरेंट आइंस ही फिल्ट्रेट होते थे किडनी से, वो फर्दर रीअब्जॉर्प्शन होती थी, उनकी एब्जॉर्प्शन होती थी, तो फर्दर जो आइंस थे वही यूरिन के थ्रू फिल्टर आउट होते। तो ड्रग के केस में भी सेम है, तो जो ड्रग के आइंस में वो ब्रेक डाउन होगी तो आइंस ही उसके जो है एक्सक्रीशन में फिल्टर आउट होंगे किडनी से, देन एक्सक्रीट होके हमारे यूरिन से पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। बट वो ड्रग जो हमारे पास अनआयनाइज्ड फॉर्म में है, तो ऑलरेडी वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में, तो उसके एब्जॉर्प्शन वगैरह जो भी है उसके पैरामीटर्स वो सारे एब्जॉर्प्शन वाले बिल्कुल गुड हैं, ठीक है। तो उनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी है, जिसकी वजह से क्या उसकी एक्सक्रीशन जो होगी बॉडी से वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया पार्टीशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इट इज़ जनरली यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद PKA। अब PKA क्या है, ये बोल रहा है कि पार्टीशन कोफिशिएंट को हम यूज़ करते हैं विद द PKA टू प्रिडिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन बायोलॉजिकल सिस्टम, कि जो हमारी ब्लड की कैपिलरीज हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, जब हमारा GIT ट्रैक से या ड्रग जो है स्टमक की लेयर से, स्टमक से या फिर इंटेस्टाइन से, जब ड्रग सॉल्युबलाइज होने के बाद यहाँ से लेयर से पास होके जब ब्लड कैपिलरी में जाएगी, तब क्या होगा कि कितनी उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ड्रग, तब उसको हम यूज़ करते हैं टू प्रिडिक्ट करने के लिए कि कितनी उसमें प्रिडिक्शन, कितनी कंसनट्रेशन में हमारी ड्रग जो है वहाँ पे सिस्टमिक सर्कुलेशन में है, ठीक है। ड्रग इन बायोलॉजिकल सिस्टम में कितनी गई। अब PKA के साथ क्या यहाँ पे किस किस की बात है, पार्टीशन कोफिशिएंट भी है प्लस PKA। पार्टीशन कोफिशिएंट में तो पता चल जाएगा कि जो हमारी ड्रग की रेशो कि ऑर्गेनिक फेस में कितनी है एंड एक्वस फेस में कितनी है, बट PK से क्या पता चलेगा, PK होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन pH, वो pH के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ये क्या बताता है कि एट विच pH ड्रग आर इन आयनाइज्ड फॉर्म एंड आयनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तब ये कॉम्बिनेशन में गया जो पार्टीशन कोफिशिएंट है उससे हमें डिटरमाइन हुआ कि ड्रग की रेशो कितनी कंसनट्रेशन में ड्रग जो है आयनाइज्ड फॉर्म में है एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म में है, मीन्स जो है वो ऑर्गेनिक फेस में है एंड एक्वस फेस में है, बट वो कॉम्बिनेशन है PKA। PK जो है वो pH के ऊपर डिपेंड करता है, वो pH जो है वो हमें PK जो pH के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितनी pH पे हमारी ड्रग जो आयनाइज्ड फॉर्म में है या अनआयनाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो दोनों आपस में कोरिलेट है, एक बताएगा कि वो ड्रग आयनाइज्ड फॉर्म में कब है, कितनी pH पे है, और अनआयनाइज्ड में है और आयनाइज्ड के बारे में बताएगा, और सेकंड जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो उस अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड की रेशो को बताएगा, ठीक है। तो पार्टीशन कोफिशिएंट में रेशो पता चल रही है कि कितनी कंसनट्रेशन में वो प्रेजेंट है, और ये PK जो हमें बता रहा है कि इस इतनी pH इस पॉइंट पे आके हमारी ड्रग आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड में फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है। Next is the factors such as absorption, excretion, penetration of CNS may be related to PK value of drug। अब ये बोल रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग्स की, एक्सक्रीशन, पेनिट्रेशन इन दी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो भी डिपेंड करती है PK वैल्यू के साथ, वो तो कर ही रही है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन में भी हमने देखा कि जो एब्जॉर्प्शन किसकी फास्ट थी, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स थी, तो उन्हीं की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, तो हम कंसनट्रेशन उसकी रेशियो से चेक कर सकते हैं, तो कोरिलेट कर रहे हैं। एक्सक्रीशन के केस में भी हमने देखा कि जो ड्रग्स ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल हैं तो उनकी एक्सक्रीशन स्लो है, और जो एक्वस नेचर की है उनकी एक्सक्रीशन फास्ट है, तो दोनों की रेशियो को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसकी एक्सक्रीशन के ऊपर लोग भी उसके साथ रिलेट कर रही है, ठीक है। देन पेनिट्रेशन में भी हम देख सकते हैं कि कितनी हमारी पेनिट्रेट हुई है, कितनी हमारी रिमेन्ड है, ठीक है। देन नेक्स्ट, द ड्रग शुड बी डिज़ाइन विद द लोएस्ट पॉसिबल। हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम अपनी ड्रग को डिज़ाइन कर सकते हैं कि हमने कोई ड्रग बनाई है बट उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है, एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं आ रही है, सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है, उसकी वजह से उसके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है, फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन
वो नहीं हो पा रही है, उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, सब में ही जो फार्माकोकाइनेटिक है उसकी वो डिफ़र कर रही है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने जो स्ट्रक्चर, जो ड्रग का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल बनाया है उसमें ही कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि हम उस बेसिस पे अपनी ड्रग की फर्दर ये सारे एब्जॉर्प्शन, एडीएमई को क्या है एनहांस कर सके। ठीक है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, उस बेसिस के ऊपर। देन नेक्स्ट है लो पी रिड्यूस द टॉक्सिसिटी। यही सेम केस कि लॉग पी की वैल्यू से हम पता चलेगा कि ड्रग की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रही है, मीन हमारी बॉडी में वो ज़्यादा टाइम के लिए हो रही है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, लिपोफिलिक नेचर की ड्रग है, हमारी बॉडी में ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी वो। ठीक है, अगर लीवर से, जैसे पीसीएम का एग्जांपल आता है कि हमें पीसीएम जो है कि बहुत लिमिटेड यूज़ करनी चाहिए क्योंकि वो क्या करती है, हिपैटोटॉक्सिसिटी करती है, लीवर में टॉक्सिसिटी कोज करती है। तो वो कैसे करती है, क्योंकि जो वो पीसीएम है वो क्या है, हमारी लिपोफिलिक नेचर की ड्रग है, और वो क्या करेगी, जब मेटाबॉलिज्म होगा उसका लीवर के थ्रू जब पास करेगी तो उसके जो कंटेंट होंगे, जो उसकी एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी, मेटाबोलाइज जब होगी तो वो उसके जो कंटेंट होगा वो लीवर में बहुत ज़्यादा कंटेंट वहाँ पे रह जाएगा, तो उसकी जो एक्सक्रीशन जो है वो फास्टली नहीं होगी, और जैसे ही वो अकमुलेट होती जाएगी लीवर में तो वहाँ पे वो क्या करेगा, टॉक्सिसिटी कोज कर देगा। ठीक है, तो लोग पी से हमें उसका ड्रग का नेचर पता चल रहा है, तो उसी नेचर के हिसाब से हम उसकी टॉक्सिसिटी को भी कम कर सकते हैं। देन नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग एंड बायोअवेलेबिलिटी। स्पेसिफिक बाइंडिंग कि उसकी बाइंडिंग उसके रिसेप्टर साइट पे हो रही है, नहीं हो रही है, उसकी नेचर लिपोफिलिक नेचर का है तो उसकी बाइंडिंग जो नॉन स्पेसिफिक साइट्स पे तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो भी हम इससे चेक कर सकते हैं। देन बायोअवेलेबिलिटी कि कितने रेट और एक्सटेंट के साथ हमारी जो ड्रग है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है, तो वो सब भी उसको हम चेक कर सकते हैं। अगर वो उसमें रेट और एक्सटेंट जो है उसका वो डिक्रीज़ है तो हम उसको एनहांस कर सकते हैं, बायोअवेलेबिलिटी अपनी ड्रग की इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आगे उसकी इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आगे हाइड्रोजन के साथ वो फर्दर किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो उसको हमने बोल दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसमें क्या प्रेजेंट होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्लस एक हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन है द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्पेशल डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। कौन सी इंट्रैक्शन आती है इसमें, डाइपोल डाइपोल। ठीक है, बिटवीन किसके बीच में होगी, बिटवीन द हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम तो बताया था कि हाइड्रोजन एटम होगा ही, हाइड्रोजन एटम इन ए पोलर बॉन्ड सच हैज नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जितने भी हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ होगी, हाइड्रोजन के साथ प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो कोई भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, ये सब आगे एग्जाम्पल्स उसके। ठीक है, डाइपोल्स। अब डाइपोल डाइपोल मूवमेंट, ये क्या बन गए, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट्स। डाइपोल्स रिजल्ट फ्रॉम अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब डाइपोल मूवमेंट होती है तो वो क्या करते हैं, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं बिटवीन एटम्स विद इन ए कोवलेंट बॉन्ड। जो भी कोवलेंट बॉन्ड उनके बीच में फॉर्म्ड हो रहा है वहाँ पे क्या होगी, अनइक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। दीज आर वीकर बॉन्डेड, और ये क्या होते हैं आपस में, जैसे स्ट्रक्चर के बीच में ही यहाँ पे हाइड्रोजन है, जैसे हमने अभी ऑर्गेनिक में लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि वो क्या करता था, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या था, उसकी सब्स्टिट्यूशन के ऊपर अफेक्ट आता था। जब सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ी थी बेंजीन की, नाइट्रोबेंजीन की या अमीन्स की, तो उनमें क्या था कि उसमें चेंजेस आते थे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो क्या होता था इंटरमोलिकुलर की फर्दर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके पास में है, वो उसके साथ जो है एक बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा उसके साथ और एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा, और जो बॉन्ड बनेगा वो वीक नेचर का होगा और उसको डोनेट करेंगे विद दी डॉटेड लाइंस के साथ। ठीक है, द नेक्स्ट इज द कंपाउंड दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ओनली सॉल्युबल इन वाटर। वही कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होगा। ठीक है, दे आर वाटर सॉल्युबल इन नेचर। The hydrogen bonding are further classified into two types. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर होगी, हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दोनों के इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में फॉर एग्जांपल्स है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोराइड,
एंड जो इनकी बॉन्डिंग होती है वीक नेचर की होती है, और इनकी जो बॉन्डिंग है उसको डोनेट करते हैं विद दी डॉटेड लाइन के साथ। और जो भी एटम्स जो है इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है दे आर सोल्यूबल इन वाटर या एक्वा सोल्यूबल नेचर का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज इंटरमोलिक्यूलर, अदर वन इज इंट्रामोलिक्यूलर। फर्स्ट इज इंटर एंड अदर इज इंट्रामोलिक्यूलर। तो फर्स्ट वन इज द इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटरमोलिक्यूलर है, इंटर मीन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट अकर बिटवीन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल ऑफ द सेम भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट कंपाउंड, कि टू मॉलिक्यूल्स हैं या टू से ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। पर किसके बीच में हो रही है? टू मॉलिक्यूल्स के बीच में। ड्यू टू दिस इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड। जब टू मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, अब एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या है, H2O, ठीक है। तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकंड मॉलिक्यूल है। जो फर्स्ट मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो फर्दर वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है? बॉन्ड शेयर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, वीक बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जिसको डोनेट कर रहा है डॉटेड लाइंस के साथ, ठीक है। तो इस टाइप की बॉन्डिंग होगी। अगर इस टाइप की बॉन्डिंग जब होती है तो उनका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। एंड इंक्रीज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड मीन्स वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री पे जब वो बॉईल करेगा तो मीन्स जब उनमें क्या आएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो दिख रही है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो और ज़्यादा 100 से अबव चला जाएगा, ठीक है। एंड उसका अगर मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर का तो वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। नॉर्मल वाटर का था, एक ऑक्सीजन थी, 2 हाइड्रोजन थे, बट अब क्या है? 2 ऑक्सीजन आ गई एंड 4 हाइड्रोजन आ गया, तो ऑटोमेटिकली उसका मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज़ कर रहा है। हेंस मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट द मॉलिक्यूल फॉर वेपराइजेशन। अब मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो रहा है, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको कि फर्दर उसके मॉलिक्यूल जो वेपराइज, जब उसको वेपोरेट करवाएंगे, वेपराइज करवाएंगे उनके मॉलिक्यूल्स को डिसोशिएट करके, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। सेम एग्जांपल है यहाँ पे NH3 अमोनिया। अब वहाँ पे क्या कर रहा है? N के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वाटर प्लस अमोनिया। सेम यहाँ पे एग्जांपल है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। जब भी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में आएंगे उसको हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर तो मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच में। नेक्स्ट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर। अब इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज नहीं होना, अब ये है इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा आ गया मॉलिक्यूल के बीच में ही, एक ही मॉलिक्यूल है उसी के बीच में, और इंटर आ गया 2 मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर विद इन 2 एटम इन द सेम मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल एक ही है उसी के बीच में हाइड्रोजन जो था साइड में कहीं अटैच, उसने किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो उस टाइप की बॉन्डिंग को बोलेंगे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मीन्स सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज ऑल्सो नोन हैज चिलेशन। इस टाइप की बॉन्डिंग को हम चिलेशन भी बोलते हैं। फ्रिक्वेंटली अकर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोस्टली अकर करती है, ठीक है। और वो अफेक्ट करती है डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन को, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में अगर हमारे पास बेसिक्स रिंग है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो अगर हम फर्दर उसमें कोई CH3 ग्रुप अटैच करते हैं तो वो क्या होगा? जो CH3 ग्रुप के जो हाइड्रोजन है वो उस ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देंगे, ठीक है। तो समटाइम सब्स्टिट्यूशन जो इस टाइप से अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, समटाइम बॉन्डिंग डेवलप इन 6 and 5 मेंबर रिंग्स। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डेवलप होती 6 और 5 मेंबर रिंग्स में, ठीक है। तो हमने भी एग्जांपल देखा था अमीन के केस में, ऑर्गेनिक में जब हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग दी सब्स्टिट्यूशंस में, अमीन्स में, तो वहाँ पे भी क्या था? बेंजीन रिंग, उसके ऊपर NH2 ग्रुप था, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन्स। तो वहाँ पे जैसे ही हम फर्दर उसकी सब्स्टिट्यूशन करते थे तो वहाँ पे हमने एक फैक्टर पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उसको अफेक्ट कर रही है सब्स्टिट्यूशन को, तो वो ड्यू टू दिस रीज़न अफेक्ट कर रही थी, ठीक है। ड्यू टू, और इसमें क्या होगा? इसकी सेम मॉलिक्यूल के बीच में ही है तो उसकी वजह से ही होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है।
और फर जो लास्ट वाला केस था उसमें क्या था, इंटरमोलिक्यूलर में क्या था, वहाँ पे एक अनदर मॉलिक्यूल अटैच हो रहा था उसके साथ, तो उसका क्या था, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा था, ड्यू टू दिस उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा था। बट इस केस में क्या है, उसी मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रामोलिक्यूलर है, देन उसका बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा नहीं, इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आएगा, वो क्या करेगा, अपने नॉर्मल से डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है सैलिसिलिक एसिड का। अब ये स्ट्रक्चर है सैलिसिलिक एसिड का, क्या होता है, बेंजीन रिंग, उसकी फर्स्ट पोजीशन से कार्बन डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे होता है यहाँ पे ओ एच ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो ये वाला हाइड्रोजन ग्रुप होता है ओ एच ग्रुप, ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो वो क्या होगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग शो करता है। फॉर एग्जांपल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में भी क्या हुआ, जो नाइट्रोफिनॉल का जो ओ मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन थी यहाँ पे आ रही है, तो जो ओ एच ग्रुप, जो अल्कोहलिक का एच ग्रुप है, उसने बॉन्ड बना लिया इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आगे इसके एग्जांपल्स। द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी मॉलिक्यूल के बीच में, पर वो किन किन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती है फर्दर। फर्स्ट आ गया बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, टू टाइप्स की हमने पढ़ ली। तो एक में क्या था कि इंटरमॉलिक्यूलर में क्या था, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, तो उसकी वजह से उनका जो केमिकल फॉर्मूला था, एटॉमिक वेट था, वो भी इंक्रीज़ कर रहा था, जिसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो हाइड्रोजन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए, तो वाटर सॉल्युबिलिटी को भी अफेक्ट करेगा वो। ठीक है, थर्ड आएगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो वो एसिडिक नेचर की जब स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो उसको भी अफेक्ट करेगा। स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, जब उनकी फर्दर एनालिसिस करनी होगी हमें किसी कंपाउंड की, तो वो क्या करेगा, जैसे नॉर्मल कंपाउंड हमने अपने स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एनालिसिस के लिए भेज दिया, बट उन्होंने क्या करा, उसी स्ट्रक्चर ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर दी वहाँ पे, तो हमारा क्या, वो पूरा जो डाटा, जो रिज़ल्ट आना था वही सारा चेंज हो गया, एनालिसिस में सारी रिज़ल्ट चेंज कर दिए उसने, तो मीन्स स्पेक्ट्रोस्कोपिकल प्रॉपर्टीज़ को भी अल्टर करता है। देन सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, उनके ऊपर भी डिफेक्ट है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, देन ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन, वो भी चेंज हो जाती है। समटाइम क्या होता है कि OH मॉलिक्यूल जो है बाइंडिंग साइट हमारे रिसेप्टर साइट पे बाइंड कर रहा है, बट उसमें क्या हुआ, OH जहाँ किसी स्ट्रक्चर के साथ OH ग्रुप ने बाइंड करना था रिसेप्टर के साथ, उसी हाइड्रोजन ने फर्दर किसी और के साथ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो रिसेप्टर की बाइंडिंग तो वहीं से स्टॉप होगी, वो बाइंड करने के लिए स्पेस ही नहीं है। रिसेप्टर की साइट तो बनी है, बट ड्रग का मॉलिक्यूल के पास ही स्पेस नहीं, वो कहाँ से बाइंड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रिसेप्टर है, ठीक है, ये हमारा कोई मॉलिक्यूल था और यहाँ पे कोई OH ग्रुप है। ठीक है, इस OH ग्रुप ने हमारे रिसेप्टर साइट के बाइंड करना था, बट हमें क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास NH2 और मॉलिक्यूल था, तो इस हाइड्रोजन ने क्या करा, इस नाइट्रोजन के साथ फर्दर, या NO2 ग्रुप था, नाइट्रो ग्रुप, तो उसने हाइड्रोजन ने क्या करा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर दी। तो जिस OH ग्रुप ने रिसेप्टर के साथ बाइंड करना था वो तो फ्री नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, वो क्या करेगा, OH जो है रिसेप्टर के पास ही नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो तो जो हाइड्रोजन यहाँ पे फ्री नेचर का था, वो उसने क्या करा, फर्दर जो NO2 के साथ ऑक्सीजन थी उसके साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ऐसे हमारी ड्रग और रिसेप्टर की इंटरेक्शन को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज़ प्रोटीन बाइंडिंग। अब नेक्स्ट स्टेप आ रहा है प्रोटीन बाइंडिंग। अब इसके नेम से क्लियर है कि बाइंडिंग हो रही है किसके साथ, प्रोटीन्स के साथ। और बाइंडिंग हम किसकी स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, ड्रग्स की ही, तो किसकी बाइंडिंग होगी प्रोटीन के साथ, ड्रग्स की। ठीक है, द रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन, जब भी प्रोटीन बाइंडिंग है वो रिवर्सिबल नेचर की होती है। ठीक है, रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन विद नॉन स्पेसिफिक एंड नॉन फंक्शनल साइट, कहाँ पे होगी, स्पेसिफिक साइट्स नहीं है।
ठीक है, नॉन फंक्शनल साइट नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक साइट्स नहीं है, ना ही वो फंक्शनल साइट्स हैं। वो कहाँ पे हो रही है, नॉन स्पेसिफिक साइट्स एंड नॉन फंक्शनल साइट ऑन द बॉडी प्रोटीन विदाउट शोइंग एनी बायोलॉजिकल इफेक्ट। अब यहाँ पे इन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि नॉन स्पेसिफिक एंड नॉन फंक्शनल साइट्स हैं, तो स्पेसिफिक साइट्स पे जाके ही वो क्या करती है, हमारी ड्रग बाइंड करेगी, ठीक है, तब भी उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट आएगा। बट यहाँ पे क्या हो रही है, नॉन स्पेसिफिक साइट के साथ वो बाइंड कर रही है, बट नॉन स्पेसिफिक साइट है तब उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट भी वो शो नहीं करेगी, ठीक है। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रोटीन के साथ हमारी ड्रग बाइंड कर रही है रिवर्सिबल में, और वो क्या बना रही है, प्रोटीन ड्रग का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रही है, ठीक है। एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज डिपेंड अपॉन दी ड्रग इज वीक एंड स्ट्रॉन्ग नेचर, ठीक है। वो डिपेंड करता है, हमारा जो ड्रग का कॉम्प्लेक्स बनेगा वो डिपेंड करेगा हमारा कि ड्रग हमारी वीक एसिडिक नेचर की है, वीक बेसिक नेचर की है, या स्ट्रॉन्ग नेचर की है, ठीक है, या न्यूट्रल नेचर की है। इट कैन बी बाइंड टू सिंगल ब्लड प्रोटीन टू मल्टीपल प्रोटीन, ठीक है। तो हमारी ड्रग जो वो सिंगल प्रोटीन के साथ भी बाइंड कर सकती है एंड मल्टीपल प्रोटीन के साथ भी बाइंड कर सकती है, ठीक है। प्रोटीन्स के एग्जांपल्स हैं यहाँ पे एल्बुमिन, एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन्स, ये सब क्या है, प्रोटीन्स के एग्जांपल्स, ठीक है। तो हमारी ड्रग जो इन सब के साथ बाइंड करेगी, वो सिंगल प्रोटीन के साथ भी बाइंड कर सकती है या फिर मल्टीपल प्रोटीन के साथ भी बाइंड कर सकती है, बट कहाँ करेगी, नॉन स्पेसिफिक साइट्स पे। नॉन स्पेसिफिक साइट्स के पे ऊपर करेगी बाइंड, तो मीन्स हमें उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट शो नहीं होगा ड्रग का। बट अगर स्पेसिफिक साइट पे जाके हमारी ड्रग जो प्रोटीन के साथ बाइंड कर रही है, तो वो क्या शो करेगी, अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगी, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट प्रोटीन इन्वॉल्व द बाइंडिंग ऑफ ड्रग इज एल्बुमिन, ठीक है। तो मोस्टली जो ड्रग्स हैं वो एल्बुमिन के साथ ही बाइंड करती हैं, विच कंप्राइज मोर देन हाफ ऑफ ब्लड प्रोटीन। देन प्रोटीन बाइंडिंग वैल्यू आर नॉर्मली गिवन है परसेंटेज। प्रोटीन बाइंडिंग की जो वैल्यू वो क्या बता रही है हमें, परसेंटेज ऑफ टोटल प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग, कि जो हमारी जो ड्रग की कंसनट्रेशन है वो प्लाज्मा में टोटल कितनी है, ठीक है। प्लाज्मा में ड्रग की कंसनट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं हम बाय दी प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग से क्या करेंगे, पी से याद रखना, प्रोटीन, पी से प्लाज्मा। तो प्रोटीन बाइंडिंग से हम प्लाज्मा में ड्रग की कंसनट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते कि वो वहाँ पे कितनी परसेंट ड्रग जो हमारी प्रेजेंट है, ठीक है। दैट इज़ बाउंडेड टू द ऑल प्रोटीन, मतलब प्लाज्मा में कितनी होगी, जो रिमेनिंग होगी वो कहाँ होगी, प्लाज्मा प्रोटीन में। अब यहाँ पे आगे की फ्री ड्रग है वो फ्री प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, देन वो प्रोटीन और ड्रग का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है, ठीक है। टोटल प्लाज्मा कंसनट्रेशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसको डोनेट करा है डी के साथ, ठीक है। टोटल प्लाज्मा कंसनट्रेशन, देन DF ड्रग बॉन्डेड विथ प्रोटीन, ठीक है। तो हम इस वाले फॉर्मूले से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ड्रग बाइंडिंग से कि प्लाज्मा में ड्रग की कंसनट्रेशन कितनी है, ठीक है, कितनी हमारी प्रोटीन के साथ बाइंड हुई है, कितनी जो प्लाज्मा में है ड्रग की कंसनट्रेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये होगी प्रोटीन बाइंडिंग। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। क्या क्या डिस्कस करा आज हमने, एक सबसे पहले था पार्टीशन कोफिशिएंट, उसमें हमने देखा ऑर्गेनिक फेज, लिक्विड फेज को, उसमें हमने एक एग्जांपल के साथ करा कि हम उसको सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट, और उसमें क्या करेंगे, रेशियो ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिक फेज एंड इन एक्वस फेज डिटरमाइन कर सकते हैं बाय दी पार्टीशन कोफिशिएंट को log P से हम डोनेट करते हैं। देन उसके हम हर एक कंपाउंड की एग्जांपल्स करे थे, यहाँ पे हर एक कंपाउंड या ड्रग की डिफरेंट पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी, अपनी एक वैल्यू है, ठीक है। देन हमने उसकी रेंजेस पढ़ी थी कि कब किस रेंज में होगा, तो वो पोलर नेचर का है, ज़्यादा सॉल्युबल नेचर का है वाटर में, या एक्वस फेज में, या फिर लिपोफिलिक नेचर का है तो लिपिड सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो वो सारा हमने डिटेल में करा था। इंपॉर्टेंस क्या है पार्टीशन कोफिशिएंट की, कौन क्यों किसके साथ रिलेटेड है ये। देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, देन उसकी हमने टाइप्स पर करी हैं, टाइप्स इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर। देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो किस को अफेक्ट करती है, देन प्रोटीन बाइंडिंग हमने ये पढ़ा, ठीक है। तो 2 पैरामीटर हमने कल पढ़े थे, आयनाइजेशन एंड सॉल्युबिलिटी, एंड फर्दर 3 पैरामीटर्स फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज दैट इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एक्शन। तो 5 पैरामीटर्स अभी ये हो गए, बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो।
ठीक है। बाकी इतने से नोट्स आपको सफिशिएंट है, इसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, या फिर पूरे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, ठीक है। तो इतना उसके नोट्स साथ साथ में बनाते रहना। ओके, थैंक यू।